हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो जो भी नए नए छोटे छोटे बच्चे पास हुए हैं CACT जुलाई 25 में पास हुए हैं और जो अब दिसंबर 25 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ICSI का रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं 31 जुलाई ऑन और बिफोर, तो वो सब एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जो लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए हैं तो वो तो अब डायरेक्ट जून 2026 के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये वीडियो दिसंबर 25 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है। अब ET जुलाई वाले जो बच्चे हैं वो तो सिंगल मॉड्यूल के लिए ही एलिजिबल होंगे, जैसे मैंने पास्ट वीडियो में बताया हुआ है। और मैंने उसमें ये भी आपको गाइड कर दिया था कि उनको ग्रुप 1 देना चाहिए। ग्रुप 1 प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ग्रुप 1 हमेशा पहले करना चाहिए क्योंकि उसमें पूरा बेस है। आपका कंपनी लॉ जो है, कंपनीज एक्ट जो है, वो आपके ग्रुप 1 में है और आपकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट से ही कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ग्रुप 1 पहले करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप 1 में जैसे आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मेरे हिसाब से कंपनी लॉ और CAFM, ये 2 सब्जेक्ट्स थोड़े से वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, और बाकी 2 जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे हैं, आपको कम समय लगेगा उनको प्रिपेयर करने के लिए। तो जो 2 सब्जेक्ट बड़े हैं, 2 सब्जेक्ट छोटे हैं, ऐसा आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओवरऑल प्लानिंग, ओवरऑल कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट हैं और आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 20 डेज ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो इतना समय आपके पास है और 30 to 40 डेज मेरे हिसाब से आपको रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखने चाहिए। ठीक है, एक आध सिंगल आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी मेरे हिसाब से देना चाहिए। तो ये मिला के ऐसा आपको 30 to 40 डेज एवरेज लगते ही हैं, इससे कम न ही जाए तो बेटर है, इससे ज़्यादा चलता है, आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो 30-40 डेज आप माइनस कर लो, उतना समय आपके पास प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करें, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं कि आप कैसे अपना शेड्यूल बनाएंगे, अपनी पढ़ाई का पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। मैं आपको रेडीमेड बना के नहीं दूंगा क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, कोई अलग तरीके से पढ़ता है। ठीक है, जो वो आपको कस्टमाइज्ड अपने लिए बनाना है। पर जो कंफ्यूजन्स आपके मन में आते हैं वाइल ड्राफ्टिंग दिस प्लान, वो सारे टिप्स, वो सारी बातें, प्रैक्टिकलिटी, रियलिज्म, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके मदद से फिर आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल होता है सर कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, और एट ए टाइम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाई करें, कितने नंबर ऑफ आवर्स हम स्टडी करें। ठीक है, ये सब बेसिक डाउट्स आपको भी आएंगे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, सब में मैं प्लस माइनस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपके पास ऐसा समझ लो, अभी मैं अगर ऐसा रफली सिंप्लीफिकेशन कर लूं कि 4 महीने आपके पास हैं, 4 महीने से कम ही टाइम है, बट आई होप आपने पढ़ाई स्टार्ट कर भी दी होगी। ठीक है, तो तकरीबन 4 महीने हैं और 4 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक सब्जेक्ट एट ए टाइम लेके बैठेंगे, भाई पूरा पूरा दिन आप सिर्फ शिद्दत से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको वो 1 महीने में ही खत्म करना पड़ेगा, तो ही आप वैसा फॉलो करो। काफी बच्चे क्या है ना, बस स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके कोई टारगेट्स होते नहीं है, फिर वो टारगेट से पीछे चलते हैं और जब उनको पता चलता है तो बहुत लेट हो जाता है, वो कवर अप नहीं कर पाते हैं। हर चीज जो आप स्टार्ट करोगे आपको पूरा एंड तक पता होना चाहिए, वो कैसे एंड होगा, कब होगा, क्या क्या बीच बीच में माइलस्टोन मुझे अचीव करने हैं, तो मैं सही ट्रैक पे हूं। ठीक है, वो सब आपको चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि ये EET नहीं है,
ये ईईटी नहीं है, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा फर्क है ईईटी और एग्जीक्यूटिव में। वो जो आपको अभी काफ़ी बच्चों को तो पता चल भी क्या होगा, नहीं तो कुछ को एक आध महीने में समझ में आ जाएगा कि क्या बला का नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो उसको हर एक महीने में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही उसके चारों सब्जेक्ट्स 4 महीने में खत्म होंगे। ठीक है, फिर अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, एट अ टाइम बंच, तो 2 महीने में आपका 2 सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सपोज कंपनी लॉ और जेआईजीएल स्टार्ट कर रहे हो तो ये दोनों सब्जेक्ट 2 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए, और उसके बाद अगले 2 महीने में आप रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा आप कॉम्बिनेशन पकड़ना सब्जेक्ट का। कंपनी लॉ और जेआईजीएल ज़्यादा बेटर रहते हैं, या एसबीआईएल भी, मतलब सब कनेक्टेड ही है। कंपनी लॉ और एसबीआईएल काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए साथ में पढ़ने के लिए। और जेआईजीएल और सीएफएम आप साथ में पढ़ सकते हो, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो 2-2 सब्जेक्ट में ये 2-2 सब्जेक्ट का एक बंच आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है चारों सब्जेक्ट्स। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, 4 सब्जेक्ट्स 4 महीने। ठीक है, ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो। अब तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, क्यों सर ऐसा? क्योंकि ये बैलेंस्ड है। जैसे आप खाना खाते हो तो पढ़ते हो ना, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वैसे ही ये बैलेंस डाइट है आपके लिए। चारों सब्जेक्ट चल रहे हैं, कोई सब्जेक्ट का कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा, हर सब्जेक्ट रोज आप पढ़ ही रहे हो, तो कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आप टाइम उसका कम ज़्यादा कर सकते हो। भाई कोई सब्जेक्ट लंबा है, जैसे सीएफएम थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और जो छोटे सब्जेक्ट हैं उसको कम टाइम दो, तो अपने अपने स्पीड से रोज चालू रहेंगे और वो डिजायर्ड समय पे आपके अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइडियल शेड्यूल अगर मैं आपके लिए बनाना चाहूं तो वो ये होगा, एक नॉर्मल वाला बनाता हूं पहले, कि कंपनी लॉ 2 आवर्स, सीएफएम 2 आवर्स, जेआईजीएल 1 आवर और एसबीआईएल 1 आवर। ठीक है, ये एक शेड्यूल हो सकता है 6 घंटे का, जो कि थोड़ा कम है। मतलब स्टार्ट आपको यहीं से करना है, आप डायरेक्टली 8 से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाओगे, मैं इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं हूं। ठीक है, स्टार्ट तो आपको यहीं से करना होगा। ये भी मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, बट वेलकम टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये बेयर मिनिमम है, सीएसईटी का जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, तो ये आपको मिनिमम है, ये इससे आपको स्टार्ट करना होगा। 6 घंटे से आप स्टार्ट करो शेड्यूल। ठीक है, फिर आपको ग्रेजुअली धीरे 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 आधा आधा घंटा बढ़ाते जाना है, तो वो धीरे धीरे 2.5 2.5 1.5 1.5 ऐसा हो जाएगा, तो वो 8 घंटे तक आ जाएगा। और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो, इसको 3-3 कर सकते हो, तो ये 9 घंटे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप अपने हिसाब से देखो कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है, टफ जा रहा है, ज़्यादा समय देना है, कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो सब्जेक्ट है सीएफएम, इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, 3 से 4 घंटे देना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें साथ साथ में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इवन कंपनी लॉ में भी आपको केस स्टडीज सॉल्व करने की, थोड़ा बहुत जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट उसमें आता है, वो सबका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो आधा घंटा वहां भी आपको ज़्यादा खुद से देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट थोड़े डिमांडिंग है, बाकी भी 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है, वो समय पे अपने आप हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपको ये ट्रांजिशन करना है, मैच्योरिटी धीरे धीरे ऐसे आपकी आते जाएगी, आप थोड़ा सीरियस होते जाएंगे पढ़ाई में, और धीरे धीरे आपका 6 घंटे से लेके 8 से 9 घंटे का ये सफ़र अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इफ़ यू आर सीरियस फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, तो ये अपने आप होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आपका एक टिपिकल शेड्यूल होगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अब इसमें आप चैप्टर्स का थोड़ा सा एक ऐसा अंदाजा, एक रफ ऐसी चीजें कर सकते हो कि भाई 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं और 100 दिन है या जितने भी मंथ्स हैं, तो आप उसको ऐसा एक रफ डिवाइड कर लो कि भाई हर 15 to 20 डेज में या हर महीने आप ट्रैक करोगे कि आपका प्रोग्रेस बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
20 चैप्टर हैं तो भाई 4 से 5 चैप्टर होने चाहिए, 5 चैप्टर होने चाहिए, तो 5 चैप्टर हुए कि नहीं हुए। अब ये बहुत मैं रफ बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते आपको सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपको हर महीने ट्रैक करना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर बहुत स्लो चल रहा है तो आपको उसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा, या आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई मदद नहीं करने वाला है। हर 15-20 डेज में या एक महीने में कम से कम आपको रिव्यू करना चाहिए कि आपका स्पीड बरोबर है कि नहीं, जो नंबर ऑफ आवर्स आपने एलोकेट किए हैं वो सही है कि नहीं। नहीं है, कम चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है सब्जेक्ट, तो उसका टाइम आप बढ़ा दो, और जो स्पीड में चल रहा होगा, ज़्यादा फास्ट आप कर रहे होंगे, उसका समय आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। तो आप रिव्यू करो आपके स्पीड को हर 15-20 डेज में, ताकि ऐसा ना हो कि आप पीछे चल रहे हो और आपको बहुत लेट पता चले, एकदम 4 महीने होते आ गए और आपको पता चल रहा है कि मेरा बहुत सारा सिलेबस बाकी है, ये तो एग्जाम तक जाएगा, हो सकता है एग्जाम तक भी मेरा कंप्लीट ना हो पाए। फिर आप कवर अप कैसे करोगे? 9 घंटे का 19 घंटे थोड़ी करोगे। देयर इज अ लिमिटेशन ना कि आप एक दिन में कितना पढ़ोगे। 12 घंटे से ज्यादा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, तो 9 घंटे से आप 12 घंटे कर भी दोगे तो उतना स्पीड अप या उतना कवर अप थोड़ी कर पाओगे, आए ख्याल में। तो ये रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जिम्मेदारी घर पे अगर कोई आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो उनको आप ये दे सकते हैं, या कोई फ्रेंड है उनको आप दे सकते हैं कि आप रिव्यू करो, ताकि आप पे कंट्रोल रहे, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब आप देखो, ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन चूज करने की जरूरत नहीं। अगर आप चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो तो काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। पहले कौन से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, अरे चारों ही पढ़ने हैं। सिर्फ ये डिसाइड करना है कि किसके कितने आवर्स देने हैं, वो भी मैंने आपको बता ही दी है। प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ जो बड़ा सब्जेक्ट है, CFM जो बड़ा सब्जेक्ट है, इसको ज्यादा समय दो, और जो छोटे सब्जेक्ट है उनको टाइम कम दो, ठीक है। बस ये रेशो आप मेंटेन रखना। ऐसा ना हो कि बड़ा सब्जेक्ट है और आप कम टाइम दे रहे हो तो वो बहुत फिर स्लो चलेगा, फिर आपका वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो आपको ध्यान देना है। क्लियर है क्या? तो ये सब आप नोट कर लो, इसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। अब काफी बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर सुबह पढ़ें, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या लेट उठ के पढ़ें, रात को लेट तक पढ़ें। अब इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, ये आपका पर्सनल इशू है। पर्सनली आप देखो आपको क्या सूट होता है, इसका कोई सही गलत नहीं होता है। ये आपको समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन से पढ़ें या कितने घंटे पढ़ें, ये सही गलत हो सकता है, पर कब पढ़ाई करें ये कभी सही गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबका जो पास्ट है, सब ने जो अभी तक की पढ़ाई की है, उनका जो उनकी बॉडी क्या चीज को यूज टू है, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं काफी बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं। मुझे नाइट शेड्यूल ज्यादा पसंद है, मेरी बॉडी वैसा अकस्टम्ड है कि मुझे नाइट शेड्यूल में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दिक्कतें होती हैं। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ये सही है कि वो सही है? ट्राई करो, जिंदगी में ट्राई करने के अलावा कोई बेटर चीज नहीं हो सकती। आप दोनों शेड्यूल ट्राई करो, आपको खुद 2 से 3 दिन में खुद ही आपका शरीर सिग्नल दे देगा कि ये चीज आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पहले तो आपका पेट खराब होगा, डाइजेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और आंखों में दर्द होगा, हेडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको खुद आपकी बॉडी इंडिकेशंस दे देगी कि कौन सा शेड्यूल आपको ज्यादा फिट बैठ रहा है। मुझे नाइट शेड्यूल में कभी कोई दिक्कत नहीं गई है, और मेरा फोकस लेवल जो है वो रात को ज्यादा बैठता है, तो इसलिए मेरा वो हमेशा से डिसाइडेड है। फोकस मेन है कि आप कब ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हो, प्रोडक्टिव महसूस करते हो, डिस्ट्रैक्शंस आपके कब मिनिमम होते हैं। क्योंकि देखो बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। इवन आज की डेट में भी मैं कोई चीज करना चाहता हूं तो मैं रात को ही ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि देखो दिन भर आपको कॉल्स वगैरह आएंगे, कोई ना कोई काम आ जाता है, किसी न किसी का काम या कोई ना कोई दिमाग में आपकी चीजें चलते रहती हैं। मैं आज प्रॉपर वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो मेरे दिन भर कॉल चलते रहते हैं, घर से कॉल आएगा या क्लाइंट्स का कॉल आएगा, स्टूडेंट्स का कुछ आएगा, तो मैं बिजी रहता हूं। मैं ऐसा फोन बंद करके 2 घंटे 4 घंटे काम कर रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अवेलेबल भी रहना पड़ता है, तो उस वजह से क्या होता है कि डीप फोकस वाले जो काम है वो आप दिन में नहीं कर सकते। 7 से 8 बजे के बाद
बाहर वालों का किसी का कॉल नहीं आता। 8 बजे के बाद वो एक जो सुकून वाली पढ़ाई है, वो जो अनइंटरप्टेड पढ़ाई आपको करनी है, वो 6, 7, 8 के बाद मेरे हिसाब से मेरे लिए वो वर्क करता है। 6, 7 बजे के बाद डिस्टर्बेंस खत्म हो जाते हैं, कोई काम कुछ ऐसा याद होता नहीं है, ठीक है। 7, 8 बजे के बाद दुकानें भी बंद हो जाती हैं, तो आपको बैंक बंद हो जाता है। जैसे मैं वर्किंग हूं तो बैंक के काम जो है वो सुबह ही करने पड़ते हैं, तो ऐसे अपना अपना होता है। तो आप देखो कि आप कब मेंटली फ्री रहते हो, डिस्टर्बेंसेस आपके लिए सबसे कम कब रहते हैं, और आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको डिस्टर्बेंस रात को कम है और आप रात को पढ़ाई कर रहे हो, पर अगर आपकी बॉडी आपको तकलीफ दे रही है, आप ज़्यादा उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप बीमार पड़ जा रहे हो, हेडेक्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार आ जा रहा है, तो फिर आप वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो ये आप खुद डिस्कवर कर सकते हो। एक हफ्ते में 3 दिन मॉर्निंग शेड्यूल फॉलो करके देखो, 3 दिन नाइट शेड्यूल फॉलो करके देखो, आपको सब समझ में आएगा। एक हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। किसी और की बातें मत मानना, मैं बोलूंगा नहीं सुबह उठना जल्दी अच्छा होता है, अरे पर आपकी बॉडी सपोर्ट करती है कि नहीं। सुबह उठना अच्छा होता ही है, ये बच्चे को पता है, पर मैं नहीं उठ पाता हूं। मैं 5 बजे नहीं उठ सकता, मैं अक्षय कुमार नहीं हूं, मैं 4 बजे नहीं उठ सकता भाई, मेरे से उठना ही नहीं होता। 2-4 दिन मैं जबरदस्ती उठ भी जाऊंगा, पर मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन होती है, मैं आधे नींद में ही होता हूं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं वो आप ट्राई करो और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि आगे अब बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है आपकी, एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग है, आपको एक अपना जो स्वीट शेड्यूल है वो आपको डिस्कवर अभी ही करना जरूरी है, ठीक है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है क्या। तो मॉर्निंग शेड्यूल या नाइट शेड्यूल ये आप खुद अपना डिस्कवर करो, 3-3 दिन आप ये ट्राई करके देखो और आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब पढ़ाई करते समय आपको और भी बातों का ध्यान देना है कि आपको मॉड्यूल कवरेज पे भी ध्यान देना है कि जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके जो भी नोट्स हैं उनका मॉड्यूल का कवरेज अच्छा है कि नहीं है, वो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो। कोई भी 1-2 चैप्टर्स लेके आप कंपेयर कर लो, सारे हेडिंग्स वगैरह कवर्ड हैं कि नहीं है, ठीक है। तो नोट्स जो भी हैं उनका मॉड्यूल का कवरेज 90%, 85 to 90% होना चाहिए, ठीक है। बहुत कम ना हो, एकदम आधा ही मॉड्यूल कवर किया है, बहुत सारे टॉपिक मिसिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 85 to 90%, ठीक है, मतलब अच्छा कवरेज है उसका, और उतना मिनिमम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप जो भी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हो उसका कवरेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको भगवान भी बचा नहीं सकते, भगवान भी आपको पास नहीं करा सकते, क्योंकि ये रिटन पेपर्स है, ये रिमोट प्रॉक्टर ABCD वाला गेम नहीं है। यहां आपको सब लिखना है, सॉल्व करना है, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, और लिखना 3 घंटा लिखना है आपको। 3 घंटा लिखना इतना आसान नहीं होता, खासकर जब आपका बहुत ज़्यादा गैप आ गया हो। लास्ट टाइम 3 घंटा एक साथ एक जगह पे बैठ के आपने कब लिखा था, आप याद करो, अरसा हो गया होगा, बहुत समय हो गया होगा, 12th में ही लिखा होगा अभी आपने, बट उसको काफ़ी समय हो गया है। और जो ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं वो तो अलग ही हिसाब है उनका, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के पेपर लिखना और CS के पेपर लिखना इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। 12th के पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड के पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं, लिखना पूरा हो जाता है। बट यहाँ CS में पेपर इतने लेंदी होते हैं कि आपका पूरा सॉल्व नहीं करना होगा नॉर्मल स्पीड में। जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करते, एक्स्ट्रा स्पीड हासिल नहीं करते, तब तक आपका पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस करते जानी है, साइड साइड में, कोई आपको बताने नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत इग्नोर्ड चीज है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मैं साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करूं। फिर होता है कि फोकस आपको अच्छा करना है। ये जो इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इसमें क्या होता है, आपको वही डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है ना, जितना मतलब कम हो सके। ग्रुप्स वगैरह, बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, टेलीग्राम में अलग अलग ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर हैं, ये सब आपको भी छोड़ने पड़ेंगे।
अब आप ईटी में नहीं रहे, अब आप एग्जीक्यूटिव में हो, आगे चल के प्रोफेशनल में जाओगे, आपको ये चीज़ें लीव करते जानी। फालतू ग्रुप जिसका कोई काम नहीं है वो लीव करते जाना है। फालतू चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस सब अनफॉलो अनसब्सक्राइब करते जाओ, मेरा चैनल छोड़ के। तो वो सब आप निकलते जाओ, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। ग्रुप्स तो मुझे बिल्कुल बेकार लगते हैं, ग्रुप्स जितने भी हैं छोड़ दो, क्योंकि उससे आपका फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान क्या आपको दिखता नहीं है, फायदा दिखता है, इसलिए आपको लगता है कि ये फायदेमंद है, पर नहीं, फायदा बहुत कम होता है उसमें, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपको बाद में पता चलता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो फोकस इंपॉर्टेंट है, तभी आप 8 से 9 घंटे डेली पढ़ाई कर पाओगे। और प्रोडक्टिव पढ़ाई पे ध्यान देना है। सिर्फ किताब खोल के बैठ गए, मोबाइल ही चला रहे हो आधे टाइम, वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। ठीक है, भगवान देख रहे हैं, कोई और देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं। आईना आप देखोगे तो अपने आप से आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 9 घंटे फोकस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेंगी। याद रखना भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ आपके मन में डाउट्स होंगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं ज़रूरत लगी तो कोई अच्छा बड़ा टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगेगा तो मैं अलग से वीडियो बना के भी उसको कवर करूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई करके आपको डेफिनेटली उस पर गाइड करूंगा। ठीक है, आई होप काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स मिल गए, इससे इसको यूज़ करके आप अपना एक स्टडी शेड्यूल बना लेंगे और आप रिव्यू करते करते वो डेली बेसिस पे आपको अचीव करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट ये आपको करना पड़ेगा। इसके बिना भगवान भरोसे आप मत जाओ, ये सब करके ही आप चीज़ें प्रॉपरली अपने कंट्रोल में रख के आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।